नमस्कार। आउटलुक 2026 के इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज सिंघल। बाजार ने नए साल की धमाकेदार शुरुआत की है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप सभी ने नया ऑल टाइम हाई बनाया है। उम्मीद की जा रही है कि इस रैली में आगे ब्रॉडर मार्केट की ज़्यादा भागीदारी होगी। बजट, यूएस ट्रेड डील, बैंकिंग रिफॉर्म, Q3 नतीजे बाजार में तेजी के कुछ ट्रिगर्स साबित हो सकते हैं। तेजी के इस बाजार में निवेशकों को क्या रणनीति रखनी होगी और 2026 में कमाई की बड़ी थीम क्या होंगी, इन सब पर बातचीत करेंगे हम। और एक बड़ा सवाल, क्या इस साल एफआईएस की वापसी होगी? इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं देश के सबसे बड़े फंड मैनेजर्स में से एक, 3P इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO प्रशांत जैन। प्रशांत जी, सबसे पहले तो नव वर्ष की शुभकामनाएं। 2026 में पहली बार हम आपसे बात कर रहे हैं, तो उम्मीद करूंगा कि ये साल आपके लिए, आपकी टीम के लिए और आपकी फैमिली के लिए काफी शानदार रहे। धन्यवाद। और मैं भी ऐसा ही प्रार्थना करूंगा कि आपके लिए, CNBC के लिए और आपके दर्शकों के लिए ये वर्ष मंगल हो। प्रशांत जी, पिछला साल काफी यूनिक रहा। अगर आप देखें, निफ्टी में ठीक ठाक रिटर्न्स बने, बैंक निफ्टी में अच्छे रिटर्न्स बने, लेकिन ओवरऑल देखकर फीलिंग नहीं आई कि ये बुल मार्केट थी। कहीं ना कहीं एक लोगों को एक 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 ये था कि मलाल था कि निफ्टी भले ही ऑल टाइम हाई पर था, लेकिन उनका पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई से कोसों दूर था। आप मानते हैं इस बात को? और इस साल के लिए आपका क्या आउटलुक है? नहीं अनुज, देखिए, मेरा तो काफी समय से व्यू रहा है कि लगभग एक साल के ऊपर से कि स्मॉल मिड कैप्स इंडिया में बहुत महंगे हैं और इस बाजार में जो सबसे अच्छी वैल्यू है वो निफ्टी में ही है। और मेरे को अभी भी ऐसा ही लगता है कि ब्रॉड मार्केट में वैल्यूएशंस उतने अट्रैक्टिव नहीं है जितने कि निफ्टी में है। निफ्टी ने लगभग 15 महीने तक कंसोलिडेट किया है, तो हम लोग का ऐसा मानना है कि अगला जो निफ्टी का मूव है वो ऊपर की दिशा में होना चाहिए और ये ओवर टाइम निफ्टी शुड मूव अप। तो ये बात जो आपने कही, तो इस साल भी इन निवेशकों को थोड़ा सा स्मॉल कैप में केयरफुल रहने की जरूरत है। जस्ट बिकॉज पिछले साल स्मॉल कैप गिरे, इसका मतलब ये नहीं कि इस साल चलेंगे वो। नहीं, मेरे मेरे को ऐसा नहीं लगता है। देखिए, स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स और लार्ज कैप्स में कोई रिटर्न्स में या अर्निंग्स ग्रोथ में विशेष फर्क नहीं है। लेकिन हर बड़ी गिरावट के बाद, जैसा कोविड में हुआ, स्मॉल कैप्स बहुत ज्यादा घटते हैं, तो वो लो बेस से उनमें रिटर्न ज्यादा आता है। और क्योंकि इंडिया में, भारत में कोविड के बाद अधिकांश इन्वेस्टर्स जो आज बाजार में है वो कोविड के बाद बाजार में आए, तो उनके एक्सपीरियंस में स्मॉल मिड कैप्स का रिटर्न ज्यादा था। लेकिन इसको लंबे समय तक एक्सट्रापोलेट करना गलती होगा। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड जो है वो लार्ज कैप्स में ही बेटर है स्मॉल मिड कैप्स के मुताबिक। यही कुछ शायद आपके पोर्टफोलियो को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है प्रशांत जी। मेरे ख्याल से आपका पोर्टफोलियो लार्जली इस समय लार्ज कैप के टुवर्ड्स स्क्यूड है। कि लगभग पिछले एक वर्ष से हम लोग की यही स्ट्रेटजी रही है। आज कैप में इस समय सबसे ज्यादा आपका ट्रैक्शन किस तरफ है? जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग पॉकेट रही है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। और कहीं ना कहीं 2025 की एक कंसेंसस पिक भी थी जिसने आउट परफॉर्म भी किया। क्या 2026 में भी इस स्पेस से रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें? देखिए, निफ्टी के बारे में मेरा ऐसा सोचना है कि निफ्टी में दो सेक्टर्स हैं जो कि मेरी समझ में महंगे हैं। एक है उनमें से FMCG और एक है जो रिटेल हम कह सकते हैं। ये दो सेक्टर्स हैं जिसमें जो हमारी अनुमानित ग्रोथ है बिजनेसेस में, उनके तुलना में ये जो सेक्टर्स हैं महंगे हैं। इसके अलावा बैंक्स हो, इंश्योरेंस हो, सॉफ्टवेयर हो, फार्मा हो, यूटिलिटीज हो, ऑटोमोबाइल्स हो, ये सभी सेक्टर मेरे ख्याल से लगभग फेयर वैल्यू के आसपास है और इन सब में हम एक रिटर्न की आशा कर सकते हैं। बैंक्स में थोड़ा रिटर्न ज्यादा आना चाहिए अगले एक दो वर्षों में, क्योंकि पिछले वर्ष जैसे RBI ने रेट्स कम किए, तो बैंक्स, क्योंकि अधिकांश लोन है बैंक्स के फ्लोटिंग रेट लोन है, तो उनके निम्स पे जो पिछले वर्ष में काफी प्रेशर था, बट इस साल में वो मार्जिन को नॉर्मलाइज होना चाहिए। तो बैंक्स की जो प्रॉफिट ग्रोथ है मेरे ख्याल से वो अगले एक दो वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहनी चाहिए। बैंकिंग में एक और चीज जो हमने देखी प्रशांत जी, पिछले साल भी, कि Tier 2 बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया और PSU बैंक्स ने मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखाई। इसका क्या कारण था और क्या आपके हिसाब से ये कंटिन्यू करेगा? क्या ज्यादा अल्फा सेकंड टियर बैंक्स में जनरेट होगा? और PSU बैंकों पर आपकी क्या राय है? देखिए,
मेरा जो प्रेफरेंस है वो है बड़े बैंक्स। और ये बात जो आपने कहा वो सही है, लेकिन मैं फिर भी बड़े बैंक्स को ही प्रेफर करता हूँ, और उसका कारण ये है कि एक डिजिटल बैंकिंग एनवायरनमेंट में जो बड़े बैंक्स हैं उनका राइट टू विन या उनका कंपेटिटिव एडवांटेज और मजबूत हो गया है। लेकिन बाकी जो बैंक्स हैं वो भी ठीक बैंक्स हैं। छोटे बैंक्स में बहुत सारा बाहर से निवेश भी आया है और ये कहीं ना कहीं बहुत सस्ते हो गए थे, इसलिए इसमें एक वर्ष में रिटर्न थोड़ा ज्यादा है। बट आने वाले समय में मैं एक ब्रॉड बेस्ड तरीके पे कहूँ तो मैं लार्ज कैप बैंक्स में ही फोकस मेरा रहेगा। ओके, एंड लार्ज कैप बैंक में फोकस रहेगा। लेकिन मेरा जो दूसरा सवाल था पीएसयू बैंकों को लेकर, अब आपका क्या व्यू है? एक मुझे याद है, एक बहुत पहले की बात है, सबसे पहले शायद सबसे ज्यादा ओवरवेट पोजीशन आपने ही ली थी पीएसयू बैंकों में। तब आप एचडीएफसी एएमसी में हुआ करते थे। इस समय जो पीएसयू बैंकों की रैली चल रही है वो किस स्टेज पर है आपके हिसाब से? देखिए अनुज, अब मैं पीएसयूज के जैसे नहीं देखता हूँ। पहले भी मेरा यही कहना होता था कि एक समय था जब पीएसयूज कुछ कारणों की वजह से बहुत ही ज्यादा सस्ते हो गए थे हर सेक्टर में, तो इसलिए उस समय विशेष ध्यान पीएसयूज के ऊपर था। लेकिन आज हम देखें तो पीएसयूज ना बहुत सस्ते हैं ना बहुत महंगे हैं, तो हमको इनको उसी तरह से देखना चाहिए जिस प्रकार से हम बाकी प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसेस को देखते हैं। और हम लोग का ध्यान जो है, जो बिजनेस बाजार में मार्केट प्लेस में कंपेरेटिव पोजीशन अच्छी है और वो उसको मार्केट शेयर लॉस नहीं है, लॉन्ग टर्म के दृष्टि से हम लोग ऐसे ही शेयर्स में निवेश करते हैं। और इसमें से कुछ एक पीएसयू बैंक्स भी बहुत मजबूत है, तो मेरा ध्यान उन्हीं की तरफ है। ओके प्रशांत जी, इसके अलावा और कहां पर आप इस समय ओवरवेट हैं या बुलिश हैं 2026 में? एक तो बात हो गई खैर बैंक्स की, लेकिन लार्ज कैप में और क्या सेक्टर्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं इस समय? तो ना ये एक तरह से देखा जाए तो एक थोड़ा बोरिंग टाइप का मार्केट है, क्योंकि इसमें कोई भी सेक्टर मीनिंगफुली ना अंडर वैल्यूड है और ना ओवर वैल्यूड है। जैसा मैंने आपसे कहा, बैंक्स में हमको लगता है कि थोड़ा एवरेज से ज्यादा रिटर्न बनना चाहिए, और मेरा ऐसा मानना है कि जो कंज्यूमर और जो रिटेल सेक्टर्स हैं इनमें शायद एवरेज से कम रिटर्न बनेगा। बट बाकी जो अन्य सेक्टर्स हैं उसमें कोई विशेष अंडर या ओवर वैल्यूएशन नहीं है। ये बाजार 5 वर्ष पहले जो बाजार था, जो बहुत ही पोलराइज मार्केट था, यहाँ पे एक एंड पे बहुत सस्ती चीजें थी, दूसरे एंड पे कुछ सेक्टर्स बहुत महंगे थे। इस बाजार में बड़ा डिविएशन इन वैल्यूएशंस नहीं है। ओके प्रशांत जी, एक और सेक्टर जहां थोड़ा सा कमबैक के साइन दिख रहे हैं वो है डिफेंस। डिफेंस में आपकी बेट्स हैं क्या? और अगर नहीं भी तो इस सेक्टर पर कोई अगर आपका व्यू हो तो? नहीं, इस समय तो अनुज जी हम लोग का इस सेक्टर में कोई ध्यान नहीं है। ओके। इस सेक्टर की कंपनीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे लगता है वो क्लोज टू फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू में ईएमएस स्पेस एक और स्पेस रही जहां 2025 काफी ब्रूटल रहा। स्टॉक्स में 40 से 50% की करेक्शन आई, लेकिन इस साल वहां भी शुरुआत ठीक ठाक हुई है। अब क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक्स काफी महंगे हैं, क्या ये भी आपके लिए अभी अनटचेबल है या यहाँ पर आप थोड़ा सा विचार कर रहे हैं? नहीं अनुज जी, हम लोग का इस समय कोई निवेश नहीं है इस सेक्टर में। ओके, लेकिन आपके हिसाब से जो मैन्युफैक्चरिंग थीम थी, क्या उसमें दम है या फिर वहां पर अब स्टॉक्स थोड़े से महंगे हैं? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग थीम में मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में काफी ग्रोथ है, और इंडिया का हम लोग देख रहे हैं कि इसमें इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये काफी तेजी से ग्रो कर सकती है। हम लोग का ध्यान ऐसी कंपनीज पे रहेगा जिनके पास कोई विशेष कंपेरेटिव एडवांटेज है, चाहे तो वो टेक्नोलॉजी से हो, चाहे कस्टमर रिलेशनशिप से हो, चाहे स्केल से हो। लेकिन ईएमएस स्पेस में इस वक्त हमारा कोई निवेश नहीं।